कार जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से इस बात को लेके चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस क्या हार की समीक्षा करेगी और करेगी तो कब करेगी। दरअसल ये बात आज इसलिए राजनीतिक गलियारे में निकल के आई क्योंकि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बस्तर में अपने एक दिवसीय आंदोलन के दौरान कहा कि हम जल्द समीक्षा करेंगे, दिल्ली में भी समीक्षा होगी और राजधानी में बैठ के भी आला नेताओं के साथ चिंतन और मनन किया जाएगा। आखिरकार 4 जून तारीख थी जब परिणाम सामने आए लोकसभा चुनाव के, लेकिन 18 जून बीतने के बाद भी समीक्षा क्यों नहीं हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी समीक्षा पे समीक्षा लगातार करते जा रही है। यही वजह है कि सियासत के गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 75 पार के नारे के बावजूद करारी हार मिली। माना गया कि टिकट वितरण में गड़बड़ी और अति आत्मविश्वास की वजह से हार का सामना करना पड़ा। तब भी कांग्रेस के भीतर समीक्षा की मांग तेज हुई। अब लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर अब तक पड़ताल नहीं हुई। लोकसभा चुनाव में पार्टी को बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। जीत की आस में पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर वरिष्ठ नेता ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा और शिव कुमार डहरिया को भी मैदान में उतारा, लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा। महज एक सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करने में सफल रही। इस बार भी कांग्रेस के भीतर समीक्षा की मांग उठ रही है। धनेंद्र साहू जैसे बड़े नेता ने कहा कि एक स्थान के नेता को दूसरे स्थान से चुनाव लड़ाने का नुकसान हुआ, पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए। कई और नेता भी दबी जुबान में हार की समीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस ने समीक्षा बैठक नहीं बुलाई। दूसरी ओर भाजपा ने विधायकों, सांसदों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं की बैठक कर न सिर्फ परिणाम की समीक्षा की, बल्कि निकाय चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी। यही वजह है कि कांग्रेस में लगातार एक तरफ समीक्षा की मांग हो रही है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि लगातार समीक्षा हो रही है, दिल्ली स्तर पर समीक्षा होगी। हम लोग जरूर रायपुर में सीनियर नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्रभारी जी भी आएंगे और हमारे बड़े नेता का ना भी दिल्ली गए थे, चर्चा किए हैं और हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहते हैं। मीटिंग भी होगी और उसमें विचार भी किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत रही है छत्तीसगढ़ में। कुछ परिस्थितियों के कारण हम लोकसभा चुनाव में पीछे रह गए हैं, लेकिन हमारी पार्टी अभी मजबूत है और इस पर और कैसा मजबूत किया जाए, आने वाले चुनाव में किस तरह से पार्टी का प्रदर्शन रहेगा, बैठ के चर्चा करेंगे। उसमें कहीं लगातार समीक्षा हो रही, दिल्ली स्तर में समीक्षा होगा। हम लोग जरूर रायपुर में भी हम लोग सीनियर नेताओं के साथ बैठकर उसको चर्चा करेंगे। पहले विधानसभा अब लोकसभा दोनों में करारी हार के बाद भी कांग्रेस अब तक समीक्षा नहीं कर पाई है। आलम यह है कि जिम्मेदार केवल समीक्षा की बातें भर कर रहे हैं। वहीं भाजपा इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यही वो विषय है जिसमें कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, अपने अंदर झांक नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो हारने वाले हैं, हार की वजह से उपद्रवियों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार मिली है, कांग्रेस किसी भी स्तर पर जा सकती है। देखिए, कांग्रेस आखिर किस बात की समीक्षा करेगी और समीक्षा करेगा कौन, और इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं कर रही है क्योंकि उनको मालूम था कि वो हारने वाले हैं, तो समीक्षा क्या करेंगे। हार के कारण से ही वो इस तरीके से उपद्रव करने वालों लोगों के साथ पे खड़े दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, जो कांग्रेस को करारी हार मिली है, उसके कारण से, बौखलाहट के कारण से कांग्रेस किसी भी हद पर उतरने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में जीत से भाजपा जहां उत्साहित है, वहीं कांग्रेस लगातार 2 बड़ी हार से हताश है। ऐसे में जहां कांग्रेस संगठन में बदलाव की अटकलें तेज हैं, वहीं हार के बाद रार के हालात भी बने हुए हैं। इन परिस्थितियों में सबकी निगाहें अब हाईकमान पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हाईकमान वर्तमान नेतृत्व के पक्ष में फैसला करेगी या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
तो आपने देखा कि किस तरह से हार पे समीक्षा को लेकर सियासत के गलियारों में चर्चा तेज है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। उज्जवल जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रफुल्ल पारे जी भी है। प्रफुल्ल जी आपका भी स्वागत है। आपकी निगाहें छत्तीसगढ़ की सियासत पे पैनी होती है, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, हार पे समीक्षा और समीक्षा पे सियासत। साहब कब करेंगे समीक्षा? जरा तारीख कोई संभव हो तो एक बार बता दीजिए। अवधेश जी, आपको याद होगा जैसे लोकसभा के परिणाम आए उसके बाद में प्रभारी की उपस्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी मीटिंग भी ली, समीक्षा के बिंदु तय किए। और देखिए, अभी चुनाव परिणाम आए कुछ ही दिन हुए हैं। जो आंकड़े हैं बूथ स्तर से, फॉर्म 17C से लेके ब्लॉक, विधानसभा, लोकसभा, जिला स्तर के जो आंकड़े हैं प्रदेश स्तर पर संकलित किए जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। निश्चित तौर पर जो परिणाम आए वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन संगठन का इंटरनल मामला है, वो होता है समीक्षा। ऐसा कहना कि समीक्षा नहीं, वो कई बार जो ये सब जानकारियां हैं वो मीडिया में नहीं दी जाती, क्योंकि संगठन का इंटरनल मामला है। और समीक्षा के बिंदु भी तय हुए हैं। जो हमारा कंट्रोल रूम है वो आंकड़े जुटा के उसमें भी एनालिसिस कर रहे हैं, और वो नियमित प्रक्रिया है। संगठन में समीक्षा होती है, चाहे कोई भी राजनीतिक संगठन हो, वो तय प्रक्रिया है, उसमें कोई समस्या नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उछल के बयान दे रहे हैं, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। 6 महीना पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जो आंकड़े आए हैं उसमें स्पष्ट होता है कि जो 13 विधानसभा सीट जिसमें कांग्रेस को हार मिली थी विधानसभा के दौरान, उसमें अभी हमारी लीड है। 2 मंत्री हैं भाजपा के जिनके क्षेत्र में कांग्रेस जीती है, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी रजवाड़े जी के क्षेत्र में। जो इनके डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम के क्षेत्र में देख लीजिए। इनके यहाँ तो जो विजय शर्मा जी के क्षेत्र में 39,000 की लीड से जीते थे, आज 8,000 बचा, मतलब 31,000 की लीड उनकी कम हुई है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव परिणाम एक तरफा है। निश्चित तौर पर हमारी जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप परिणाम नहीं रहे, उसकी समीक्षा भी हो रही है और आगे भी होगी राष्ट्रीय स्तर से लेकर जो है ब्लॉक स्तर पर। बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि इंटरनल मीटिंग्स की जानकारी मीडिया को हो ना हो, बिल्कुल सही बात, होनी भी नहीं चाहिए। आप लोग साहब बंद कमरे में रणनीति बनाइए, उस पर आगे बढ़िए, विजय होइए, अच्छी बात है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है ना सुरेंद्र जी कि आज दीपक बैज जी ने कहा कि हम करेंगे, जहां करेंगे शब्द आ गया, उस पर सियासत हो गई, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद भी कमोबेश इसी तरह के जो बयानबाजियां सामने देखने को मिला था। बहरहाल मैं लौटूंगा आपके पास, मैं एक बार जब उज्जवल जी का रुख कर लेता हूं। उज्जवल जी, कांग्रेस समीक्षा करे ना करे, आपको अपना घर तो एक बार देख लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं। सुरेंद्र जी दावा कर रहे हैं कि 2 मंत्री के विधानसभा में आप हार गए, बड़े कद्दावर मंत्री के विधानसभा में लीड बेहद कम हो गई, उसकी भी जब समीक्षा कुछ हुई कि आपके भीतर? अवधेश जी, छात्र जीवन में आपने प्रतियोगी परीक्षाएं दी होंगी। जो मेहनत करने वाले छात्र छात्राएं होते हैं ना, वो परीक्षा के पहले भी बात करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, और परीक्षा के बाद और भी ज्यादा समीक्षा करते हैं कि कितने नंबर मिले, कौन से प्रश्न का कौन सा जवाब हो सकता था, कितने प्रश्न में उत्तर उनके सही हुए हैं, कितने गलत हुए। और एग्जाम आने के बाद भी वो तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते कि चूक कहाँ से हुई, नंबर कम क्यों हुए, रैंक कम क्यों आई, फर्स्ट क्यों नहीं आए, मेरिट में क्यों नहीं आए। भाजपा उस मेहनती छात्र छात्रा की तरह है जिसने परीक्षा की पूर्व भी बहुत ज्यादा तैयारी की, परीक्षा के ठीक पहले भी तैयारी की, परीक्षा के बाद भी तुरंत आंकलन किया कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे हमें फायदा हो रहा है। और परिणाम आने के तुरंत बाद, सारी सीटें जीतने के बाद, 11 में से 10 सीटें जीतने के बाद, देश में सरकार बनाने के बाद अगले दिन से भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठकों में भिड़ गई। लोकसभा प्रभारियों से लेकर विधायकों से लेकर सांसदों तक सबकी बैठक ली गई है। लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक भी जिसमें मैं भी शामिल था, हमसे भी सवाल जवाब हुआ कि क्या हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सही हो सकता था, कोरबा सीट क्यों हारे। तो 10 सीटें जीतने का जो जश्न मनाना चाहिए था, उसके बजाय 1 सीट हारने का जो दुख था हमें, उसकी बकायदा समीक्षा की गई। और अखबारों में जो रिपोर्ट आई उसी का उल्लेख शायद सुरेंद्र वर्मा जी कर रहे थे कि हमारी सारी बातें छुपी नहीं है, मीडिया से शेयर करते हैं कि क्या हो रहा है। इनको पता है कि विजय शर्मा जी की सीट से हमारी लीड कम हुई, पंडरिया से हमारी लीड कम हुई, और इस पर बाकायदा सवाल जवाब किया जा चुका है। और इस पर समीक्षा चल रही है कि ऐसा क्या हुआ कि हमने जो विधानसभा में जो अच्छा प्रदर्शन किया था वहां पर कहां पे चूक हुई, उसके उलट जहां हम हारे थे उन विधानसभाओं में हम जीते हैं, उसकी भी समीक्षा की गई कि ऐसा क्यों हुआ।
तो हमारा प्रयास जारी है। हम कतई कंजूसी नहीं करते अपनी नाकामियों को बताने में, अपनी कमजोरियों को छुपाने में या बताने में, या अपनी उपलब्धियों को बताने में। ठीक है, तो भाजपा पारदर्शी पार्टी है इस मामले ठीक है, में। पारदर्शी पार्टी। ठीक है, प्रफुल्ल जी हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल जी, इन समीक्षाओं का असर आगामी सियासत पे कितना पड़ता है? क्या आपका अनुभव कहता है कि ऐसी समीक्षा से क्या प्लस माइनस राजनीतिक दलों को, और क्यों आवश्यक है ये, जिसपे इतनी सियासत हो रही है? समीक्षा तो बिल्कुल एक अनिवार्य तत्व है ना किसी भी राजनीतिक दल के लिए, या फिर जीवन में आप जिस प्रोफेशन में हैं उसके लिए समीक्षा तो बहुत अनिवार्य है। हार की भी समीक्षा होती है, जीत की भी समीक्षा होती है। बिल्कुल। तो समीक्षा तो अनिवार्य है, होना भी चाहिए। और मैं आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो दो छत्तीसगढ़ के जो दो प्रमुख अपन राज्य की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों पार्टियों में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक संगठन होने के नाते वो जिस तरह से काम करती है वो कांग्रेस से बहुत डिफरेंस है। मतलब आप ये देखिए कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद फटाफट सरकार भी बन गई, मंत्रिमंडल भी बढ़ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो विदेश यात्रा पर भी प्रधानमंत्री चले गए, और उसके बाद आप ये देखिए कि आने वाले जो 3-4 राज्य हैं वहां चुनाव के प्रभारी तय हो गए, और चुनाव कैसे लड़ना है उस पर रणनीति बनने लग गई। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आप दोनों में अगर तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से आप संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन में भारतीय जनता पार्टी आपको कहीं आगे दिखाई देगी कांग्रेस की तुलना में। कांग्रेस का अपना एक तरीका है काम करने का। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में समीक्षा नहीं होती। आप अगर तो आज तुलना हम भाजपा से करते हैं कि भाजपा ने ये कर लिया, आपने क्यों नहीं किया। कांग्रेस का अपना ढंग है समीक्षा करने का। और दूसरी चीज ये है कि अभी कांग्रेस मतलब संक्रमण काल से बहुत कुछ बाहर आई है ना, उसको सफलता भी मिली है, उसके अंक अच्छे आए हैं पिछले तुलना में। तो इसलिए कांग्रेस भी समीक्षा करेगी और निश्चित रूप से करेगी। उनकी भी बैठकें चली रही है दिल्ली में, आपने देखा अभी उन्होंने वायनाड का मसला निपटाया और CWC की एक बैठक भी हुई। तो एक राजनीतिक दल होने के नाते कम से कम हम ये उम्मीद तो जरूर करेंगे। और उम्मीद क्या, मतलब ये होता ही है, ये तो अब वो कब करते हैं ये अलग मैटर है, लेकिन बीजेपी इस मामले में फास्ट है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सुरेंद्र जी, जरा इस पे जवाब दीजिएगा। बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों ही राजनीतिक दलों का, या कोई भी राजनीतिक दल हो, सबके अपने अपने तरीके, अपने अपने संविधान, अपने अपने इंटरनल अरेंजमेंट्स हैं कि हमको क्या, कब, कैसे और क्यों, किसके साथ बैठ के करना है, ये सारी चीजें तय है। सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जब हारी, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई, उस वक्त भी समीक्षा को लेकर बड़े सवाल जवाब हुए कि साहब समीक्षा अगर हो जाता तो बाद में जो कार्यकर्ताओं का सार्वजनिक आक्रोश दिखाई पड़ा मंचों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, संभवतः उसे रोका जा सकता था, क्योंकि असली पूंजी तो कार्यकर्ता है आपके पास, किसी भी राजनीतिक दल के पास। सुरेंद्र जी, बिल्कुल अवधेश जी, ये मूल अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, जो डेलीगेट बनाए जाते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ उस समय प्रक्रिया में आप देखे होंगे, प्रत्येक विधानसभा से एक डेलीगेट था। विधानसभा चुनाव के बाद भी उनसे जो है सामूहिक तौर पर विधानसभा और लोकसभा स्तर पर चर्चा हुई, उनसे फीडबैक भी लिए गए। और अभी भी मैं फिर से वही कहता हूं कि भाजपा में जो कारपोरेट कल्चर है, जो IT सेल के पेड वर्कर हैं, इनके यहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसी का काम लिया जाता है। हमारे कांग्रेस में वो कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है वही सब कुछ है, और नेताओं की जो टीम है, जो कार्यकर्ताओं की टीम है, वही काम करती है पूरे चुनाव में। और जिस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो अपने जनाधार वाले नेताओं को किनारे किया जाता है। जिस पर विधानसभा में आप रिकॉर्ड देख लीजिए, सबसे ज्यादा वोट से कौन जीते थे। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी की लीड से 4 गुना ज्यादा लीड जिनकी थी, उनको कल उनका बयान आया, उनके प्रिय मित्र हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी, क्या कहा, आज कुर्बानी का दिन है, कुर्बानी ले ली गई। तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए यह आरोप लगाना, परिणाम निश्चित तौर पर हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश है, निराश है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पहले भी हताशा निराशा पे सवाल नहीं है, सवाल समीक्षा पे साहब। बिल्कुल कि विधानसभा में अगर तय समय पे जो बातें निकल के, सुरेंद्र जी आप विद्वान प्रवक्ता है, बड़े समझदार है, आप जानते हैं इन चीजों को, कि अगर ये बातें कही गई विधानसभा चुनाव के बाद कि साहब अगर समय पे समीक्षा या कार्यकर्ताओं के मन को टटोल लिया जाता, उनके साथ बैठ के सांत्वना के 2 बोल दिए जाते,
तो सार्वजनिक आक्रोश तो मंचों पे देखने को मिला, पत्रों के माध्यम से देखने को मिला, संभवतः वो नहीं हो पत्रकार हैं, पाता। आप बहुत करीब से कांग्रेस की राजनीति को देख रहे हैं। कांग्रेस में जो आजादी है, जो कांग्रेस में कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुनी जाती है, मैं नहीं समझता कि कहीं दूसरी पार्टी में देश के भीतर ऐसा कोई विधान होगा। और देखिए, कार्यकर्ता यदि नाराज है, यदि वो किसी बात से खिन्न है, तो उसको मनाया जा सकता है, लेकिन जो विरोधी दल के एजेंडे पे फंसकर उनके षड्यंत्रों पर जो उनके लिखे स्क्रिप्ट को पढ़े, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। जो नेता जो बयान दिए आज कहाँ है वो सब दिख रहा है। तो भारतीय ना उसका कोई इलाज नहीं है। देखिए अवधेश जी, बिल्कुल वो एजेंडे के तहत काम किया, उनकी वही भूमिका थी। एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया गया था चुनाव के समय, ताकि इस तरह से व्यवधान उत्पन्न किया जाए कि पार्टी के नेताओं को मैं बदनाम आपकी किया जा सके। आपकी बातों को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, लेकिन मजे की बात ये मैं ये बड़े होता मजे है, लेकिन कांग्रेस ठीक है। में जो आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो आजादी है कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने की, और जो उनकी सुनवाई है वो और कहीं नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बिल्कुल आपके इस जवाब से बड़ा मैं प्रसन्न हुआ कि मतलब गजब आपने बड़ा तर्क रखा कि साहब आपके लोग छोड़ के चले गए, उसमें कोई बातचीत नहीं, आपके लोग दगा दे गए, उसमें बातचीत नहीं, आपके लोग मंच में खड़े होकर बगावत कर दिए। ये लोकतंत्र में व्यवस्था आपके अंतर इंटरनल आपका अरेंजमेंट है। लेकिन अगर बीजेपी ने प्रकोष्ठ बना दिया तो सारा हमलावर अब उनके ऊपर कर इन देंगे। चीजों को अच्छा नहीं समझा जाता। पहली बार देश के भीतर अवधेश जी की दूसरी पार्टी के नेताओं को दल बदल कराने के लिए कोई पार्टी प्रकोष्ठ बनाई है, और एक महामंत्री को उसकी जवाबदेही दी गई है। ठीक है सुरेंद्र ऐसा कोई जी, दूसरा उदाहरण हो तो आप ही बता दीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी, हम इससे अंतर हो जाएंगे। तो चलिए बात पे बातें निकल गई। मैं जब एक बार उज्जवल जी का रुख कर लेता हूं। उज्जवल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस दावा करती है कि साहब उनके पार्टी में जो लोकतंत्र है, जो बातों को विभिन्न मंचों से कहने की आजादी है, वो शायद दूसरे किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री के मंच से खड़े होकर एक कार्यकर्ता माइक में विरोध कर देता है, पत्र लिख के सार्वजनिक आरोप लगा दिया जाता है कि पार्टी का जो कोषाध्यक्ष था उसने फंड की गड़बड़ी की, करोड़ों रुपए का आरोप लगा दिया जाता है। ये व्यवस्था नहीं है आपके अंदर। अब देखिए, बहुत हंसी आ रही है मेरे को बात सुन के। और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, दशकों पहले देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ना भारत में खूब सारे स्टार्टअप आए पिछले 10 सालों में, और सब यूनिकॉर्न बने। मोस्टली यूनिकॉर्न क्या होते हैं, 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी। तो मैं बताता हूं आपको कि कुछ दशकों पहले एक और स्टार्टअप चालू हुआ था। उस समय स्टार्टअप वर्ड नहीं था, स्टार्टअप वर्ड एक नया वर्ड है। एक स्टार्टअप चालू हुआ था कांग्रेस, एक फैमिली ओन्ड बिजनेस था, बूटस्ट्रैप फंडिंग थी। उस फैमिली ओन्ड बिजनेस ने गलती क्या की कि आज तक उसमें इक्विटी डाइल्यूट ही नहीं की। उज्जवल जी, अपने फैमिली के अंदर 5 सेकंड रोक रहा हूं, मैं कुछ आगाह कर देता हूं, आप बिल्कुल कंप्लीट करिएगा, पूरा समय दूंगा। आप जिस तरफ मोल्ड कर रहे हैं ना इस डिबेट को, उसके एक्सपर्ट बैठे हुए सुरेंद्र वर्मा जी, जवाब आप ही को सुनना है। सुरेंद्र जी जवाब देंगे, आप कंप्लीट कर लीजिए। तो जो फैमिली ओन्ड स्टार्टअप बिजनेस था वो इतना प्रगति किया आज तक कि 99 सीटों पे आगे रुक गया वो। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, लोकतंत्र की बातें करते हैं, पार्टी कंट्रोल्ड है, पार्टी एक परिवार द्वारा कंट्रोल्ड है। लोकतंत्र कहाँ है उसमें? आज आप देखिए, माता जी जो है वो राज्यसभा सांसद हैं, बेटे जो हैं वो एक और सांसद हैं। बेटे ने सीट छोड़ी तो पुत्री आ गई। आने वाले समय में दामाद बाबू के नाती सब लोग अभी सांसद बनने वाले हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। स्टार्टअप बिजनेस से देखिए, फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लोकतंत्र के बाद इनको करना ही नहीं चाहिए। और ये बात करते अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया का, आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष कोई भी रहे, आला कमान हाई कमान कौन रहेगा सबको मालूम है। ठीक है, इसमें कोई बहस करने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं एक बार प्रफुल्ल जी का रुख कर लेता हूं। प्रफुल्ल जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं दोनों दलों की बातों को सुनते हुए। प्रफुल्ल जी जरा टिप्पणी कर दीजिएगा कि साहब दोनों ही दल अपने अपने आंतरिक व्यवस्थाओं की दुहाई दे रहे हैं कि हमारे अंदर लोकतंत्र है, हमारे यहाँ खुला लोकतंत्र है, हमारे यहाँ बैठा लोकतंत्र है। जिस पार्टी के भीतर के लोकतंत्र के मायने जरा समझा दीजिएगा। और फिर से वही सवाल कि समीक्षा से क्या हल होगा, क्या कुछ हासिल होगा राजनीतिक दलों को? देखिए, पार्टी के भीतर ना जब कोई नाराजगी होती है तो कार्यकर्ता बोलते हैं, और जब उस पर सवाल उठाए जाते हैं तो वो बोले पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। तो आपको याद होगा कि उमा भारती ने तो भरी सभा में आडवाणी जी के साथ क्या कर दिया था, विरोध किया था अरुण जेटली का, प्रमोद महाजन का है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि सुब्रमण्यम स्वामी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन वो खुल के भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। कोर्ट में भी जाते हो, लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे आपको ऐसे दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे कि तो ये मैं इसको नहीं मानता कि लोकतंत्र, सबकी अपनी अपना एक सिस्टम है। कांग्रेस का भी एक संविधान है, उनका भी एक संगठनात्मक ढांचा है, वो उस हिसाब से काम करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक संगठनात्मक ढांचा है, उसका अपना संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर जो लोग हैं जो बड़े पदों पर हैं और निचले स्तर पर भी हैं, वो सब संघ से आए हुए लोग भी हैं उसमें अधिकतर। तो एक अनुशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को संघ से प्राप्त हुआ है, मतलब तो वो संगठन के मामले में वो आरएसएस को थोड़ा सा उसके रास्ते पर चलते हैं और अनुशासन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। वो एक बिल्कुल एक कल्चर की तरह काम करते हैं कि इतने बजे मीटिंग होगी, इतने बजे बैठना है, सबको तरीके से बैठना है। आजकल तो बड़े बड़े हॉल बन गए, बड़े बड़े कार्यालय बन गए बीजेपी के। जब नहीं होते थे तब दरी चादरों पर भी बैठते थे, तो उस समय भी आपको एक अलग भिन्नता जरूर दिखाई देती थी, ये मैंने देखा है इसको। तो कांग्रेस को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब कि कांग्रेस कोई संगठन नहीं है, पार्टी नहीं है, वो भी है, और इतने सालों से वो पार्टी चल रही है ना। आज की सबसे पुरानी पार्टी है देश की, सबसे ज्यादा देश में राज कांग्रेस ने किया है। 135 साल पुरानी पार्टी है और बड़े बड़े लीडर कांग्रेस ने देश को दिए हैं। तो और उनके आपसी विवाद भी मतलब इंदिरा गांधी का, मोरारजी देसाई से, इनसे उसे सब उदाहरण भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई बार ऐसी बातें उठी कि जोशी जी से अडवाणी जी नाराज हैं, अडवाणी जी से अटल जी, और अटल और अडवाणी की लड़ाई का तो मतलब समझ लीजिए कि पूरा विपक्ष फोकस करता था कि इन दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं है। तो ये सारी चीजें होती रहती है वो, लेकिन कुल मिलाकर के संगठन अपने अपने हिसाब से चलते हैं, जो उन्होंने अपने संविधान बनाए रखे हुए हैं, और बाकी मैं इसको इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखता। एक मिनट लूंगा बस, मैं एक बात कहना चाहूंगा। ठीक है, बिल्कुल। कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ये कह रहे थे कि आंतरिक लोकतंत्र है और जिसने आवाज उठाई उसको पार्टी से बाहर कर दिया। सुरेंद्र दाऊ वैष्णव को कांग्रेस पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया, और अरुण सोसोदिया भी शायद पार्टी से बाहर है जिन्होंने आवाज उठाई। उज्जवल जी, लोकतंत्र है। मुझे 5 नाम जरूर बताइएगा जिन्होंने आवाज उठाई, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। आपने 2 नाम कह दिया, अरुण सिसोदिया और सुरेंद्र दाऊ का। इसके अलावा भी 3 नाम मैं पूछूंगा आपसे जरूर। मैं एक बार जरा सुरेंद्र जी का रुक कर लें। सुरेंद्र जी, आप जवाब भी दे दीजिएगा उज्जवल जी की बातों का, लेकिन मेरे पहले ही सवाल को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोई टेंटेटिव तारीख तय हुई है? आप बेहद जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे आंतरिक व्यवस्था बातचीत हुई हो कि हाँ साहब हम 20 तारीख को चर्चा करेंगे, 25 को करेंगे, 30 को करेंगे, अगले महीने करेंगे, कुछ तो ऐसी बातें होंगी ना निकल के सामने आ रही होगी? प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एआईसीसी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बैठक की शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने जो फॉर्मेट दिया है उसमें होमवर्क भी चालू है, आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा है कि ये ब्लॉक स्तर तक और बूथ स्तर तक जो है वो जाएगा, और कांग्रेस की समीक्षा बैठक चालू हो गई है। महत्वपूर्ण बात जो है प्रफुल्ल जी ने कही, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाजपा तो मुखौटा है, इनके पीछे जो आरएसएस है, ये बताए आज तक विधान क्यों नहीं हुआ, आज तक पंजीयन क्यों नहीं है? तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र है। और ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस किनके लिए काम करती है। आपको याद होगा आधी रात को घंटा बजा के मोदी जी जीएसटी लाए। अडानी जी एकमात्र आदमी है, एकमात्र व्यक्ति है जिनके लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है उसका काम दिया गया अडानी को, और वो जीएसटी से एग्जम्प्टेड है। बाकी जगह सर्विस पे 18% जीएसटी लगता है, लेकिन अडानी के मुनाफे के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, आज तो इनके संगठन में और सरकार में केवल 2 लोगों का कब्जा है, 2 लोगों के मुनाफे के लिए 2 लोग काम कर रहे हैं। तो इनको नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस पे सवाल उठाने का। जहां तक जो है निश्चित तौर पर सुरेंद्र वैष्णव पर कार्रवाई हुई, लेकिन सुनवाई का मौका दिया गया, उनसे जवाब मांगा गया, और दूसरे जो सिसोदिया जी हैं वो तो पद से इस्तीफा दिए, महामंत्री पद से, और बाकी तो उनपे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आपकी जानकारी में हो तो बता दीजिए मुझे। ठीक है। तो इतनी आजादी जो है, सुरेंद्र वैष्णव जी जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता मंच से जो है सवाल पूछे, उसके बाद भी उनको अवसर दिया गया, तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये संगठन का ये दायित्व है कि कार्यकर्ता यदि कोई आरोप लगाता है तो उनको भी सुनवाई का अवसर मिले, और जो कांग्रेस में हुआ। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार उज्जवल जी का रुकूं। उज्जवल जी, कांग्रेस तो दावा करे साहब की समीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के नेता ही जो है वही इस बात को तूल दे रहे कि कोई समीक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, हार पे हाहाकार मचा हुआ है। नहीं अवधेश जी, हमें कोई चिंता नहीं, कांग्रेस पार्टी समीक्षा ना करे तो ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा ना, कांग्रेस उस नाम मेहनत किए हुए छात्र छात्रा की तरह है जिसने पढ़ाई ही नहीं की थी परीक्षा में बैठने के लिए, और इसी कारण हारे हुए नेताओं को दोबारा टिकट दी गई। आप ये बताइए, कांग्रेस के पास इतना अच्छा मौका था रायपुर से, जब उनको मालूम था कि उनकी हार निश्चित है, देखिए इंटरनली मालूम था, लॉजिकली मालूम था, अरे सुरेंद्र वर्मा जी को टिकट दे देते, अपने अच्छे किसी प्रवक्ता को टिकट दे देते, एक कार्यकर्ता का भला तो होता। विकास उपाध्याय टॉपर है आपके हाथ, अधिकार का तो गला घोट दिया, क्या मिला विधानसभा में? उज्जवल जी, ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी, अग्निवीर बना दिया। सुरेंद्र जी, चर्चा चाहते हैं तो 20 मिनट। उज्जवल जी, विकास उपाध्याय जी
शिव डहरिया जी, देवेंद्र यादव, इनको टिकट देने की जरूरत क्या थी? क्योंकि इनके पास पैसा था। दुर्ग उज्ज्वल- जिले से 3 कैंडिडेट, उज्ज्वल जी, मैं तो ये लौटूंगा, वो उज्ज्वल जी। छात्र छात्रा जिन्होंने ठीक है। चाह ही नहीं की उज्ज्वल जी। थी। समीक्षा बैठक ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है, कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए ठीक है, समीक्षा उज्ज्वल बैठक जी। इनको सिर्फ एक सीट पे उज्ज्वल जी, लेना मजे की बात चाहिए ये कि है। चरणदास महंत जी ने ठीक है। भूपेश बघेल जी को मैं- हरवाया राजनांदगांव में। मैं समझ गया, शिव समझ गया। डहरिया ठीक है, को हरवाया उज्ज्वल जी, राजनांदगांव मुझे में। समाप्त करना पड़ेगा। उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, मुझे समाप्त करना कोरबा पड़ेगा। में क्या ठीक है, गणित था, ये ठीक है, बता ठीक है, दीजिए। सुरेंद्र जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। दरअसल मजे की बात यह है उज्ज्वल जी, आपने कहा कि कांग्रेस को पता था कि हार सुनिश्चित है, सुरेंद्र जी को टिकट दे देना था। बीजेपी को पता था कि जीत सुनिश्चित है, उज्ज्वल दीपक को टिकट दे देना था। ये भी बातें निकल के आती। क्या जरूरत थी विजोहन जी को दे के विदाई करने की? ठीक है, मैं एक बार प्रफुल्ल जी के पास फाइनल कमेंट के लिए जा रहा हूं। प्रफुल्ल जी, बात सही है कि राजनीतिक दलों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन सवाल यही है कि जनता को क्या मिलेगा इससे? आखिरी सवाल, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। ये जनता को क्या मिलेगा? जनता तो उस प्रक्रिया में शामिल है और उसकी मजबूरी है कि उसको वोट भी देना है। जब आप चुनाव करेंगे वो वोट देगी। और जनता को और क्या है? जनता बेचारी राजनीतिक दलों से यही चाहती है कि उसको जो उसने वोट किया है, जो उसने सरकार बनाई है, वो उसके जीवन स्तर को सुधारे, है ना, और सुख समृद्धि संपन्नता सब उसको मिले। यही तो उसकी उम्मीद रहती है। और ठीक है। बाकी और जनता को क्या चाहिए? बिल्कुल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही चुनी गई सरकार से जनता की ही जो उम्मीदें हैं, पार्टी की इंटरनल व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के ये कि समीक्षा होगी, हो रही है और आने वाले समय में भी होगी, लेकिन इसका लाभ राजनीतिक दलों को मिलेगा, जनता का सीधा इसे कोई वास्ता नहीं है। जनता एक स्वच्छ और निष्पक्ष और अच्छी सरकार चाहती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्ज्वल जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।